गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक घंटे के वीडियो के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है, पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन अगर पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट कहें तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है, तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है, तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूँ, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ा है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचेंगे कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना, उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब 1700 जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब फील किया गया कि भाई उसमें कुछ कमियां हैं, तो नया एक्ट बनाया गया, अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, ठीक है। डिक्लेरेटरी एक्ट बोला, सेटलमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला, ठीक है। तो उसके बाद फिर भी लगा कि भाई अभी तक कमियां पूरी नहीं है, अभी और भी कुछ चाहिए, और भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। देखिए मैं पहले बता दूं, कोई भी कानून कोई भी बनता है तो कोई या नियम बने तो कोई भी सैकड़ों सैंक्ट नहीं होता, दिन पर दिन उसमें चेंजेज आते हैं, ज़रूरत के हिसाब के, वक्त के समय के, वक्त के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार उसमें बदलाव आती है। नथिंग इज स्टैटिक। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कब 1950 इससे चला आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसके एक साल बाद ही फर्स्ट अमेंडमेंट हुई और आज तक अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, 101, 2, 3, 4, 5, 6 अभी चल हो चुका है। तो ऐसे अमेंडमेंट होते हैं, तो ऐसे वो बने तो फिर अमेंडमेंट उसमें बदलाव की ज़रूरत थी, तो एक एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। थोड़ी सी मैं बता दूं, ये जो पर्सन देख रहे हैं दिस इज द पिट्स, इनका नाम था विलियम पिट्स। क्योंकि इनके फादर का नाम भी था विलियम पिट्स, तो उनको बोला गया एल्डर, इनको बोला गया विलियम पिट्स द यंगर, ठीक है। तो ये पर्सन थे, हालांकि पर्सन 24 ईयर में पीएम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ पीएम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, इसकी कहानी क्या है मैं बताऊंगा। तो पीएम इसलिए बने कि इनके फादर भी पीएम थे, लीगेसी मिली, जैसे आज भी होता है, बहुत जगह देख रहे हैं कि बाप है जो पीएम है, एमपी है, तो बेटा भी एमपी कम उम्र में बनता है, बाप के मरने के बाद तुरंत इलेक्शन खड़ा होता, इलेक्शन में कंटेस्ट इलेक्शन में फाइट करता है, जीतता है, इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, कहते हैं एमपी हो, एमएलए हो या कुछ भी हो, ऐसे चलता आता है। तो ऐसे इनकी लेगेसी चली, ये बने, ठीक। अब इनकी कहानी मैं जैसे बता रहा हूँ, देखें देखें, ये जब एक्ट आया तो उसमें भी गवर्नर जनरल तो ये तो साफ क्लियर सी बात है कि वारेन हेस्टिंग्स ही थे, 1785 का टेन्योर बताया तो ये सेम पर्सन थे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया क्या कि नोटिस करने की बात है, पहले था आपने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी जिसको बोल लिखा है, मैंने मेंशन किया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, डिफरेंट डायरेक्टर, तो उनको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहले क्या था कि कहा गया था ना कंपनी उसमें कि जो भी आप सिविल मिलिट्री जो भी अफेयर आपका है, उसके कोरस्पेंडेंस जो भी है, डॉक्यूमेंट है जो भी हो, आपको रिपोर्ट करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्राउन को रिपोर्ट करना है। अब कहा गया क्या कि इन्होंने मतलब कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा एक नई बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक नई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसका बनाया नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये क्या था, और ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये तो पता है, ठीक है। तो अब कहा गया क्या कि जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर हैं वो सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर को। कॉमर्शियल अफेयर का मतलब ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, वाणिज्य कहते हैं,
उससे रिलेटेड जो मैटर होगा उसको सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बिजनेस की मैटर बातें को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को निर्देशक मंडल भी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को निर्देशक मंडल कहा गया। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हो गया, इसमें जो मेंबर थे उसका पहले नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन थे। ये हुआ चांसलर ऑफ एक्सचेकर। चांसलर ऑफ एक्सचेकर का मतलब हुआ, एक्सचेकर मतलब जो रेवेन्यू को मैटर को देखने वाले जो पर्सन होंगे उसे बोला गया चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है। अब दूसरा हुआ, एक नाम हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक। एंड 4 मेंबर्स ऑफ प्राइवी काउंसिल। ध्यान देने की बात है, एक चांसलर बन गया। ठीक है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर मतलब जो पैसे से रेवेन्यू से मैटर, जो एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर जैसा कह सकते हैं, जो काम है वो काम ये करेगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये देखिए ध्यान दे, यहाँ जो मैंने टर्म यूज किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। ठीक है। एक और है जो 1857 के रिवोल्ट के बाद जब 1858 का एक्ट बनता, वहाँ भी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया। वो पोस्ट और ये पोस्ट डिफरेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन न रहे। ये सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है सिर्फ BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं। ठीक है। इनके हेड नहीं है वो। वहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो मैं चर्चा करूँगा वो क्या होंगे, उनकी जो पोस्ट होगी वो कहीं ना कहीं वो गवर्नर जनरल से ऊपर की पोस्ट है। वहाँ मैं चर्चा करूँगा उसके बारे में, ज़्यादा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पर कन्फ्यूजन ना हो कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पावर है या अथॉरिटी जो भी हो उससे और यहाँ अलग है, ये दूसरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है। ये जो पर्सन जो होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर होंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर हैं। अपॉइंटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी में आपस में जो इलेक्शन हो या जैसे डिसाइड हो वैसे होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन कौन रहेंगे, शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, कोई किसी का 2%, किसी का 10%, 5%, 8% शेयर है। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो कुछ ही नाम रहेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर हैं या ज़्यादा जिनके शेयर है, ऐसे कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर रहेंगे इनको अपॉइंट कौन करेगा, वहाँ ब्रिटिश करें क्राउन। क्राउन कहने का मतलब पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी। पार्लियामेंट करने का मतलब जिसकी गवर्नमेंट होगी उनकी जो कैबिनेट बनेगी वो नाम रिकमेंड करेंगे, वो नाम रिकमेंड करेंगे, क्राउन उस पर साइन करेंगे, हाँ ठीक है ये पर्सन होंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए 4 मेंबर ऑफ, मैंने टर्म यूज किया है प्राइवी काउंसिल। प्राइवी काउंसिल क्या है, प्राइवी काउंसिल क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो वहाँ की गवर्नमेंट जिनकी चल रही है, तो या तो उनमें उनके जो क्लोज हैं, ठीक है, तो ऐसे मेंबर को प्राइवी काउंसिल, ऐसे लोगों को प्राइवी काउंसिल में का एक मेंबर प्राइवी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता था, ताकि कहते थे कि ये क्राउन को यानी किंग को जो है ये एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे। ठीक है। तो इसमें खासकर जो इम्पोर्टेंट या कह सकते जो या तो क्राउन के या क्लोज रहे उनके फैमिली को मेंबर को भी प्राइवेट काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता था। मतलब कह सकते हैं कि जो किंग है उनकी जो अगर रॉयल फैमिली है उनके मेंबर को भी उनके जो फैमिली के जो मेंबर हुए मतलब सदस्य हुए, जैसे कि एक कोई भाई तो चलो किंग बन गया, कोई और भी तो है ना, भतीजा है, कोई और चाचा भी है, सब तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी कोई पोस्ट देना है तो चलो प्राइवेट काउंसिल का मेंबर बना दो। ठीक है। या तो जिनकी गवर्नमेंट है उनके कोई क्लोज है उनको भी प्राइवेट काउंसिल का मेंबर बना देते थे, या कोई मिनिस्टर भी इसका प्राइवेट काउंसिल का मेंबर हो सकता था। उसके पर्क, एडवांटेज, सैलरी जो भी हो वो थोड़ा डिफरेंट होती थी। तो प्राइवेट काउंसिल इस मायने में इंपॉर्टेंट है इसका। ये हुआ प्राइवेट काउंसिल। ठीक है। अब यहाँ है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, ये अब क्या करेगा, ये तो कमर्शियल मैटर को देखेंगे, तो और ये क्या करेंगे, अब पॉलिटिकल अफेयर को देखेंगे। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल अफेयर का मतलब हो गया कि जो मैटर उसको छोड़ दे, सिर्फ ट्रेड, वाणिज्य या कहते व्यापार को छोड़कर जो भी मैटर यहाँ हो गया पॉलिटिकल, मतलब यहाँ सिविल से रिलेटेड मैटर हो गया, डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस या मिलिट्री से रिलेटेड मैटर हो गया, पुलिस से रिलेटेड मैटर हो गया, जो भी मैटर है, ठीक है, पैसा टैक्स कलेक्शन से मैटर है, ठीक है, तो उन सबों को कौन देखेगा, अब ये देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होगा यहाँ। ठीक है। तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसे। और आपको नोट करना है तो मैं इतना मोबाइल रहता हूँ आगे पीछे कि आपको इतना
समय मिल जाएगा या दिख जाएगा कि आप इसे देखकर आप नोट भी कर सकते हैं, पर लेकिन पहले समझ लें, ठीक है। तो ये देखिए, रेवेन्यू का मैटर जो मैंने बताया, सिविल का, मिलिट्री का, रेवेन्यू का, ठीक है। और एक टर्म यूज किया गया कि न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटिश पोसेशन, ये कौन कौन से मैटर को अब देखिएगी, तो जो ब्रिटिश पोसेशन के अंदर जो टेरिटरी है उनका जो भी ये सब सिविल मैटर हो गया, या कह सकते सिविल मैटर में कह सकते हैं कि या मिलिट्री मैटर हो गया, या पुलिस से रिलेटेड मैटर हो गया, रेवेन्यू से मैटर हो गया रिलेटेड, तो इन चीज़ों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है, इस पर कंट्रोल करे, इनको देख रेख करे, ठीक है। एक टर्म यूज हुआ है ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। अब तक कह रहे हैं कि जो भी यहाँ टेरिटरी यहाँ इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई की थी, तो अब तक कहलाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, ठीक है। अभी भी कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्टर कर रहा है। तो लेकिन जो अब इन टेरिटरी को नाम कहा गया कि ये कहलाएगा ब्रिटिश पोसेशन। ब्रिटिश पोसेशन कहने का मतलब हो गया कि नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दिया गया कि ये टेरिटरी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई पर्सनल नहीं कहलाएगा, ये कहलाया कि ये टेरिटरी ब्रिटिश, ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ब्रिटिश का पोसेशन है इस पर, ब्रिटिश का अधिकार है इस पर। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम यूज कर दिया गया इंडियन टेरिटरी का रिगार्डिंग ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, ठीक है। तो अब कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैटर को जो भी है अगर देख रेख करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ भी दो गवर्नमेंट, अब ड्यूल गवर्नमेंट हो गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बाद एक नया बॉडी स्टेब्लिश कर दी गई जिसका नाम हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया कि आप ऐसे सिविल मैटर, मिलिट्री से रिलेटेड मैटर, रेवेन्यू मैटर आप देखोगे, और उनको बोला गया सिर्फ ट्रेड से, कॉमर्शियल से रिलेटेड मैटर आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम है देखना, ठीक है। अब देखें, गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी वहाँ पर, पहले मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वहाँ 4 मेंबर थे, 4 मेंबर को ऐड किया गया था। अब यहाँ जो टर्म यूज हुआ है देखें, गवर्नर जनरल वाज टू हैव काउंसिल ऑफ 3, ठीक है, और इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल। तो यहाँ कहते हैं क्या कि जो 4 की जो काउंसिल थी, वहाँ 4 की काउंसिल जो के बदले अब होगा 3 का काउंसिल होगा। यहाँ भी वहाँ तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्पेशल मेंशन किया गया था, इस काउंसिल में ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंशन किया गया है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ काउंसिल टर्म का यूज किया गया है। उस काउंसिल में एक मेंबर कौन होंगे, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जैसे कि अब डिफेंस चीफ जैसे इंडिया में बना दिया गया है, तो ऐसे जो कमांडर इन चीफ थे उनकी जो मिलिट्री हुई, आर्मी हुई या नेवी हुई, उनके जो हेड होते थे उन्हें बोला गया कमांडर इन चीफ। वो कमांडर इन चीफ को बोला गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी उसमें वो एक, उनमें से काउंसिल में 3 मेंबर के काउंसिल होगी, उसमें एक मेंबर एक कमांडर इन चीफ होंगे। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि पहले गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जो डिसीजन ले लिया, और वहाँ मिलिट्री कमांडर इन चीफ को कह सकते हैं कि डिफेंस वाले को जो बोल दिया गया कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है तो करना है, उनको इसमें हाँ ना का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि इस मीटिंग में वो इन्वॉल्व ही नहीं थे। अब क्या हो गया कि अब वो खुद इसमें आ गए, काउंसिल में आ गए, काउंसिल के मेंबर आप बन गए। तो अब जो भी है इनसे भी पूछा जाएगा कि हाँ ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, वहाँ कितने आर्मी भेजना है, कितने नेवी के कितने पर्सन हमारे जो हैं वहाँ एम्प्लॉय रहेंगे, वार अगर किसी से के साथ कर रहे हैं तो करना है या नहीं करना है, कितने लोग, कितने एमुनेशन चाहिए, आर्म्स चाहिए, तो उसमें एक डिसीजन इनका भी रहेगा, इन्वॉल्व रहेंगे। अगर यहाँ तक ये ध्यान दें कि यहाँ तक जो भी डिसीजन अभी तक हो रही है मेजोरिटी से डिसीजन हो रही है, ठीक है। 3 मेंबर जो काउंसिल में ये है, एक गवर्नर जनरल, तो जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वो होगी गवर्नर। यहाँ अगर कमांडर इन चीफ हैं तो वो भी अपना वॉइस रखेंगे, तो हाँ ना होना होगा, जितने लोग ज़्यादा हाँ कहेंगे हाँ होगा, अगर ना कहा तो ज़्यादा लोगों ने ना कहा तो ना होगा। और एक बात और, पिट्स जो पर्सन थे, तो 1784 में जो ये पिट्स इंडिया एक्ट बना, तो कहते हैं कि वारन हेस्टिंग्स के टाइम में रोहिल्ला वार हुए, ठीक है। आपको ये जानने की जरूरत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये वार हुए या इस गवर्नर जनरल के टेरिटरी में क्या क्या हुआ था।
तो रोहिल्ला वार जो हुआ, फिर एंग्लो मैसूर वार हुआ, एंग्लो मराठा मराठा वार भी हुआ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ वारेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में। सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ वारेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में। ठीक है। तो एक पीट्स जो थे बहुत कम उम्र का बच्चा, और ये सब लड़ाई झगड़े, ये सब खून बाढ़, ये सब में उसको बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। तो उसने कहा भाई ये सब अब से ये सब वार वार बंद करो, और उसने वार पर प्रोहिबिट कर दिया कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बस बंद करो। ठीक है। और तो ये टर्म हुआ जनरल प्रोविजन ऑन वार एंड ट्रीटीज। और कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी वहाँ से डायरेक्शन आ गया। ठीक है। फिर भी ये लोग बाज नहीं मानते थे, फिर भी कहीं ना कहीं कई बार कहीं ना कहीं लड़ाई करते ही, वार चलते ही रहा, कहीं एनेक्स करते गए, कब्जा करते गए, ये चलता ही रहा। क्यों चलता रहा, सुन ले। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप थी, उतनी दूर थी, वहाँ तुरंत बात पहुँचती नहीं थी। और यहाँ के जो ऑफिसर है, या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, या अपने बेनिफिट के लिए, या प्रोमो और कह सकते हैं और ज़्यादा सैलरी के लिए, या अपने ज़्यादा और फर्दर प्रमोशन के लिए, या कह सकते हैं कि फर्दर नाम के लिए, ठीक है, अधिक और ज़्यादा पावर के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे वार में इन्वॉल्व हो जाते थे। सोचते थे कि अगर अभी कर दिया, जब फाइनली जब हमारे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट होगा, या कह सकते हैं हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट होगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो कहाँ जाना है, अपने देश ब्रिटेन को ही जाना है। तो वहाँ जब जाएगा, तो जब बेनिफिट होगा तो क्या बोलेंगे, कहेंगे चलो भाई सब लोग हाँ हाँ अच्छा है, तो सब लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे। तो ये सोच के कि भाई चलो जब हमारे कंट्री का फायदा होगा तो चलो वार कर लेते हैं, तो वार कर बीच में कई बार इस चीज़ को, इस रूल को कितने बार इन्होंने ब्रीच भी किया। तो ये है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1700। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीट्स जो पर्सन थे, एक बार नहीं दो दो बार प्राइम मिनिस्टर बने ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है। एक बार प्राइम मिनिस्टर बने जब उस समय ग्रेट ब्रिटेन था, दूसरी बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय वो ग्रेट ब्रिटेन नहीं, यूनाइटेड किंगडम था। डिफरेंस क्या है। ठीक है। पर और एक चीज़ और, उनकी पर्सनल बातें थोड़ा सा हालांकि विलियम पिट्स द यंगर की डेथ भी कम उम्र में हुई, 45 46 जो भी हो, 45 से 50 के बीच में। हैवी ड्रिंकर। ठीक है। डेली कहा जाता है कि डेली 3 बॉटल वो ड्रिंक किया करते थे, 3 बॉटल मैन के नाम से फेमस थे वो। और सेकंड टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय, देखिए मैं थोड़ा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बारे में बता देता हूँ। जो ब्रिटेन जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले वेल्स इंक्लूड हुआ था, सम्मिलित किया गया था ब्रिटेन में। एग्जैक्ट डेट जानने की जरूरत नहीं है, 1707 में स्कॉटलैंड को इंक्लूड किया गया। ठीक है। और 1801 में ब्रिटेन में कहते हैं कि एक मिनट मैं बताता हूँ अभी। स्कॉटलैंड के पहले वेल्स, फिर स्कॉटलैंड, फिर उसके बाद मैं मैप से आपको समझा देता हूँ। ये जो वर्ल्ड मैप मैंने दिखाया था, यहाँ ध्यान दें। ये रहा यूके। तो जो 1801 में जो इंक्लूड किया गया था, इसमें सम्मिलित किया गया था, वो था कंट्री आयरलैंड। ये है आयरलैंड। आयरलैंड को यूनाइटेड मतलब ब्रिटेन में इंक्लूड किया गया था। तो उसके बाद ब्रिटेन जो ग्रेट स्कॉटलैंड के मर्जर के बाद जो ब्रिटेन कहलाता था ग्रेट ब्रिटेन, अब आयरलैंड के इंक्लूड होने के बाद वो कहलाने लगा यूनियन के बाद यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में हो गए वेल्स, स्कॉटलैंड, खुद ब्रिटेन जो मेजर उनकी टेरिटरी थी, और आयरलैंड। ठीक है। तो 1801 में यूनाइटेड किंगडम हो गया। 1801 के बाद फिर अगेन गवर्नमेंट आई, तो फिर विलियम पिट्स की अगेन गवर्नमेंट आई, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजन थे उस पर ध्यान दिया जाए। तो एक्ट ऑफ जो है कह रहे हैं कि 1786। इस समय जो गवर्नर जनरल जो बन किया है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको थोड़ा ध्यान देंगे। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग्स को बोला जाता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
लॉर्ड 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 लॉर्ड, ये लोग अपने नाम के आगे इन लोगों को ये उपलब्धि टाइटल दे दिया जाता था लॉर्ड, जो आज तक हमारी, अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या चलता है, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड, ये सब उनकी आगे टाइटल लगती थी। तो कॉर्नवालिस हो गए। कॉर्नवालिस का जो टेन्योर जो है आप लोग ध्यान देंगे 1786 टू 93 है। तो ये है कॉर्नवालिस, और इंडिया में इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि खराब से ज़्यादा अच्छे कंट्रीब्यूशन रहे हैं। वो सब कंट्रीब्यूशन को मैं एक एक करके भी बताऊंगा अभी। तो अब देखें, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने एक खुद एक मिलिट्री पर्सन थे, मिलिट्री ऑफिसर खुद वो रह चुके थे। जब उनको गवर्नर जनरल बनाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट होगा मैं खुद रखूंगा, मैं खुद कमांडर इन चीफ बन रहूंगा। तो ठीक है भाई। तो इसके द्वारा दोनों पावर, गवर्नर जनरल का पावर और कमांडर इन चीफ का पावर, दोनों पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दिया गया। अब देखें, इससे पहले मैंने बताया था कि जो काउंसिल में जो जो डिसीजन बार बार मैंने चर्चा की थी कि मेजोरिटी से डिसीजन होता था, किसी गवर्नर जनरल की वीटो पावर नहीं थी कि वो हाँ बोले तो हाँ हो, ना बोले तो ना हो। कॉर्नवालिस ने कहा कि भाई मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा। कॉर्नवालिस ने बहुत फ्रीडम मांगा अपने ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पावर ज़्यादा मांगी कि ऐसा नहीं हो कि गवर्नर जनरल काउंसिल में जो डिसीजन हो मेजोरिटी से डिसीजन हो, ठीक है। अगर मुझे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो ऐसा करो कि जो अगर डिसीजन जो लेना है तो चलो काउंसिल की मैं सुनूंगा, ठीक है, उनकी हाँ ना मैं सुनूंगा जरूर, पर फाइनली अगर जो मेरी जो चाहत होगी मैं वो करूंगा। क्योंकि एक काबिल पर्सन थे, ऑलरेडी मिलिट्री ऑफिसर रह चुके थे, ठीक है, एबिलिटी तो पर्सन में थी ही। और खासकर ये कह सकते हैं आप कि पिट्स, विलियम पिट्स के कहीं ना कहीं क्लोज थे। क्लोज कैसे थे ये भी मैं बताऊंगा। तो विलियम पिट्स ने कहा ओके कोई बात नहीं है, ट्रस्ट थी, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, वो बहुत सिंसियर ऑफिसर है कहते हैं। तो चलो इनकी बात मान ली गई और ये चलता रहा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो काउंसिल वाली जो मैंने बात की कि जो डिसीजन मेजोरिटी से ना हो, तो कहते हैं कि वीटो पावर गवर्नर जनरल को मिले। इसके बाद से जो भी आगे जो भी एक्ट आया या जो भी गवर्नर जनरल आए, सबके साथ ये इम्प्लीमेंट हुआ कि ठीक है, जब भी डिसीजन काउंसिल में लिया जाएगा उसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर होगा, ठीक। लेकिन जो ये चीज़ है कि फर्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया है कि गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ का चार्ज दोनों लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आगे वाले जो भी गवर्नर जनरल रहे उनको भी कहा गया कि आप गवर्नर जनरल भी रहोगे, कमांडर इन चीफ भी रहोगे, नहीं, सिर्फ ये थे जो दोनों थे। बाकी जो गवर्नर जनरल बने वो सिर्फ गवर्नर जनरल थे तो गवर्नर जनरल ही रहे, ठीक है। क्योंकि भाई जो बाद में आएगा कोई जरूरी नहीं हो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से हो, मिलिट्री ऑफिसर रह चुका हो, डिफेंस ऑफिसर रह चुका हो, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या सिविल सिर्फ बैकग्राउंड हो, तो फिर दोनों कैसे संभालेगा। अब रहा हम्म अब कॉर्नवालिस के बारे में मैं थोड़ी अचीवमेंट, हालांकि कॉर्नवालिस के अचीवमेंट को बाद में मैंने ऐड किया है, बाद में मैंने स्पेशली इस बात को मेंशन किया कि उनका अचीवमेंट क्या क्या रहा है, पर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। कॉर्नवालिस ने पुलिस हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, मॉडर्न लाइन तरीके से पुलिस को ऑर्गेनाइज करवाया। सिविल सर्विस में इनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, उसमें सुधार किए, उनकी कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए, कैसे एग्जाम का पैटर्न हो, इस चीज़ में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट भी कॉर्नवालिस ने ही लाया था। वो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है हिस्ट्री में पढ़ना है, पर आगे मैं चर्चा करूंगा, स्लाइड में मैंने चर्चा किया है तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये रहा। फिर उसके अलावा इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन जो है कॉर्नवालिस का, मैं बता, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है मैं अभी बताता हूँ, मैं थोड़ा अभी भूल रहा हूँ, मैं आगे चलूंगा तो मैं बता दूंगा क्लियरली हर चीज़। देखें, कॉर्नवालिस के बारे में कहते हैं कि पिट्स, जब विलियम पिट्स की गवर्नमेंट जब दोबारा आई 1700 सॉरी 1802-3 के आसपास में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा उन्होंने एज ए गवर्नर जनरल इंडिया में बुलवाया। लेकिन गवर्नर जनरल के रूप में बुलवाया कि आपको आप आइए, आपको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। लेकिन जब दोबारा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं तो इनको फीवर होती है। फीवर होने के कारण बनारस में, जिसको आप कह सकते हैं काशी में, वहाँ
कॉर्नवालिस की डेथ होती है। और आज भी आप देख सकते हैं गाजीपुर वहाँ एक जगह है काशी पे के आसपास ही, वहाँ अभी भी वहाँ उन्हें दफनाया गया कॉर्नवालिस को। ठीक है। और कॉर्नवालिस का कंट्रीब्यूशन इंडिया में इतना रहा कि आज भी कई जगह स्कल्पचर इनके इसके कॉर्नवालिस के मूर्ति दिख जाते हैं। जैसे कोई अगर विक्टोरिया गया होगा कोलकाता में, तो वहाँ भी कॉर्नवालिस की बड़ी सी लंबी सी मूर्ति वहाँ है। तो जब मैं पहली बार वहाँ कोलकाता गया था, आई थिंक मैं 2007 में या 8 में गया था, देखा देख कर इतने हैवी फोटो, इतने हैवी मूर्ति देखकर मुझे अचानक अरे बाप, इतना लंबा चौड़ा कौन है भाई। तो कॉर्नवालिस की थोड़ी बहुत डिटेल वहाँ लिखी हुई मिल जाएगी आपको। ये रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है। अब है नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो 86 के बाद 93 में एक फिर से वहाँ एक चार्टर, एक अधिनियम घोषित किया गया। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे जॉन सोर थे, ये पर्सन थे जॉन सोर। ये बहुत शांत वाले पर्सन थे, ज़्यादा ताम झाम नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से हमें जो पोस्ट दिया गया है, जो काम दिया गया है, चुपचाप करना है, काम करके चुपचाप आ जाना है। इस चीज़ में विश्वास किया। इनके टेन्योर के टाइम में उन्होंने कोई मेजर कोई लड़ाई झगड़े उस टाइप से ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है। अब है कहते हैं कि बताता हूँ, इन्होंने पॉलिसी अपनाया कि भाई जो किंग जो लड़ते हैं आपस में, जैसे साउथ के किंग हो गए या नॉर्थ के जो भी किंग हो गए, नॉर्थ इंडिया के या साउथ इंडिया के, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना, हमें ये सब चीज़ में नहीं रहना है भाई, हमें जियो और जिनो दो में रहना है। अब है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मैं बता रहा था अभी कि परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है। तो हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब लास्ट की जब जाने की समय थी, उससे पहले जब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लाया, ठीक है, तो एक्ट को लाया उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के कानून को, पर इसको प्लान किसने किया, इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम इनका रहा, जॉन सोर का। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है मैं आपको थोड़ा अभी बता देता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कुछ आप पढ़ेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम, जैसे इसमें पढ़ेंगे आप, आपको मिलेगा हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। कहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या कहा गया कि पहले जो जमींदार होते थे ना, ठीक है, तो उनको बहुत बड़े, उनके अंडर बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़ा लैंड होता था। तो लैंड के बेसिकली वो ऑनर नहीं थे, वो उनके अंडर था। ठीक है। तो चाहे तो गवर्नमेंट वो लैंड किसी और को अगली बार ट्रांसफर कर दे कि अब आपसे ऑनर इसके आप हो, आप जमींदार कहलाओगे। ठीक है। और जमींदार पर जो किसान जो थे वो खेती करते थे, जिनको पीजेंट कहा जाता है, PEASANT पीजेंट। ठीक है। उनको रायत रायत भी कहा जाता है, जैसे मद्रास में उनको रायत रायत कहा जाता था, रायत भी कहा जाता है। ठीक है। तो कहा जाता है क्या कि देखा जा रहा था कि भाई कॉर्नवालिस ने फेल किया कि अगर जो जमींदार लोग हैं उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है या ज़मीन से उतनी लगाव वो नहीं है कि भाई हमें इतना प्रोडक्शन हो, ये हमारा ज़मीन हो, उस टाइप से अटैचमेंट नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और कुछ हिस्सा खुद रखें, कुछ हिस्सा सरकार को दे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज ही मेरा है, पता नहीं कब गवर्नमेंट है जो किसी और को दे दे, इस टाइप से। तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि अब से जो भी है ये चीज़, ये ज़मीन है, आप इसके परमानेंट इसके मालिक हो। ठीक है। ये आपका ही ज़मीन है और एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि आपको इस साल में इतना ही आपको लगान, इतना ही टैक्स कह सकते हैं, इतना ही आपको रेवेन्यू गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको देनी है। तो ताकि ऐसा कर देने से उनको ये डर नहीं रहे कि भाई अब मुझे निकाला, ये लैंड हमारे हाथ से जा सकता है, अपना समझ के वो दिल से काम करें। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको ये अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि इतना ही देना है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन की उनकी चाहत रहेगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करूं और ज़्यादा अपने पास रखूं, और कुछ अमाउंट जो फिक्स है वो मैं गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को दूंगा। लेकिन कंसिक्वेंसेस बीच में बाद में कुछ और हुई कि जमींदार को तो परमानेंट ऑनर बना दिया गया, लेकिन वो जमींदार को लग गया कि भाई इतना ही अमाउंट तो मुझे देना है ना सरकार को, तो बीच में वो किसी और को, भाई इतनी बड़ी लैंड उनको दे दी गई कि भाई संभाला नहीं जा रहा था, तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट को दे दिया गया, खुद वो आराम से रेस्ट करते थे। इंटरमीडिएट को बोल दिया कि भाई ऐसा करना, 10% तुम अंग्रेज को दे देना, 40% तुम रखना और 40% मुझे दे देना, उतना टेंशन लेना बंद कर दे। इंडियन मेंटलिटी, इंडियन थिंकिंग
ग्रोथ, ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ का था नहीं चिंता, ये सब सोचते नहीं थे कि सबका ग्रोथ करना है, कंट्री डेवलप होगी, बस थोड़ा बहुत जितना अपना मिल जाए ऐश से रहें, महाराजा की तरह रहें, बाबू कहलाएं या जमींदार साहब कहलाएं, बस उससे काम चल जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, नवाबों की तरह ज़िंदगी बिताना है शान शौकत से। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। अब महलवाड़ी सिस्टम, रयातवाड़ी सिस्टम और कहाँ कहाँ हुआ या महलवाड़ी, ये परमानेंट सेटलमेंट जैसे बंगाल की खास कर चर्चा हो रही है तो आपको जानेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे एरिया में थी। अब रैयतवाड़ी कहाँ था, महलवाड़ी कहाँ था, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का डिटेल टॉपिक है। तो कहाँ कहाँ था, इम्प्लीमेंट किया गया था, इसमें प्रोविज़न क्या थी, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अगर कभी समय मिला तो मैं बताऊँगा, नहीं मिला तो आपको खुद से पढ़ना है, या आप हिस्ट्री में खुद कोई और पढ़ाते हैं तो आप जानेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अगला जो है इनके बारे में कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरू में, जैसे कि हर बार मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वहाँ विक्टोरिया ने एलिजाबेथ ने जब दिया था, चार्टर एक्ट जारी की थी, चार्टर दी थी, तो वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिया था, 15 साल के लिए दे दिया था कि तुम मोनोपोली ट्रेड कर सकते हो। बीच बीच में कई बार उनको टेन्योर एक्सटेंड करती गई, और इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि 20 ईयर फर्दर आपको ये प्रिविलेज अधिकार विशेष अधिकार दिया जाता है, और कि आपको इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हो, और इसके अलावा दूसरा कोई और ट्रेड करने नहीं आएगा ब्रिटेन से। मतलब हमारे यहाँ से मैं किसी और को ट्रेड करने के लिए नहीं भेजूंगा, आप ही करते रहेंगे, सिर्फ आप, और 20 साल और एक्सटेंड किया गया, ठीक है। अब कहते हैं कि जो काउंसिल की जो डिसीजन लेने की जो ओवरराइडिंग कैपेसिटी थी, जैसे जो वीटो पावर जो गवर्नर जनरल का था, तो जब मैंने बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, पहले भी बता चुका हूँ कि सारे गवर्नर जनरल पर वो अप्लाई होते गया कि डिसीजन अब मेजोरिटी से नहीं होगी, अब गवर्नर जनरल की वीटो पावर होगी इसमें, कि और काउंसिल कुछ भी चाहे तो उससे मतलब नहीं है, उनकी मेजोरिटी डिसीजन क्या कहती है, गवर्नर जनरल जो है वो जो चाहेंगे उसके अनुसार होगी। अब है जो मैंने बताया कि गवर्नर जनरल जो थे, उनका जो अपॉइंटमेंट जो था वो कौन करता था, वो उनका अपॉइंटमेंट का काम करने का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ध्यान दें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, जो मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, बताया था मैंने, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे और प्राइवेट काउंसिल के जो मेंबर थे, उसका अपॉइंटमेंट मैंने स्पेशल मेंशन किया था, क्राउन अपॉइंट करती थी। अब कहा गया कि जो गवर्नर जनरल का अपॉइंट तो आप ही करो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और कमांडर चीफ को आप ही अपॉइंट करो, लेकिन इसमें हमारा अप्रूवल जरूरी है। यानी रॉयल अप्रूवल कहने का मतलब हो गया क्या कि वहाँ आपको ब्रिटेन पार्लियामेंट या कैबिनेट से कह सकते हैं, वहाँ से आपको अप्रूवल लेना है कि हाँ गवर्नर जनरल, इस पर्सन को मैं गवर्नर जनरल अपॉइंट कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर है। एक चीज और, अब कहा गया कि जो कमांडर इन चीफ जो थे, वो जो जैसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कमांडर इन चीफ था, ठीक है, और उससे पहले जो मैंने अभी बताया था कि कमांडर इन चीफ जो है उनको भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर बनाया गया था, बताया था 3 मेंबर में से एक मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल। अब कहा गया कि जो गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ जो होगा, कमांडर इन चीफ, वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर तब तक नहीं होगा जब तक स्पेशल इस पर्पज से अपॉइंट किया गया हो। इसलिए क्यों, क्योंकि जब कमांडर इन चीफ, जब गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे, तो कहीं न कहीं इंडिया पर रूल करने के लिए मिलिट्री की ज़्यादा, मतलब मिलिट्री का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, कह सकते हैं सेना का, पुलिस का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो उसमें कमांडर इन चीफ का दबदबा ज़्यादा हो जाता था, उनकी बात ज़्यादा रखी जाती थी, बात ज़्यादा चलती थी। तो गवर्नर जनरल की बात कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस होने की कोशिश करते थे। तो वहाँ भी हुआ कि भाई जब दोनों ये भी सोचेगा कि भाई मैं कम पावर का थोड़े हूँ, गवर्नर जनरल तो पावर तो है ही, तो वहाँ जो बार बार खटपट ना हो, इसलिए कहा गया कि ठीक है भाई कमांडर इन चीफ जो होंगे इस काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे, ये अलग होंगे, सिर्फ इनको जो काउंसिल डिसीजन लेगा या गवर्नर जनरल जो डिसीजन लेंगे उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था अभी कि जो, हाँ, कमांडर इन चीफ के बारे में, उस समय आर्मी 2 टाइप की थी। जो इंडिया में कह सकते हैं कि एक आर्मी जो थी, एक मिलिट्री जो थी,
वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने सैनिकों को अपॉइंट किया करता था, ठीक है। दूसरा जो था वो रॉयल आर्मी कहते हैं, जो जिस आर्मी को ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कह सकते, जो वहां भी तो मिलिट्री थी ना, वहां भी तो सेना तो हुआ करता था। तो उनकी जो आर्मी थी, जो उस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी एक आर्मी अलग थी। तो इंडिया में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की भी आर्मी थी, और जब इन्हें जरूरत होती थी तो उस हिसाब से उनकी भी कंट्री की आर्मी को बुलवाते थे, या डिमांड पर ऑन डिमांड मंगवाते थे जरूरत के हिसाब से। लेकिन अगर सरकार को वहाँ लगता है कि नहीं भाई, वहाँ मेरी आर्मी की, मतलब यहाँ ब्रिटेन की आर्मी की भी ज़रूरत है, तो ब्रिटेन की आर्मी को यहाँ भेजते थे। और उसमें ब्रिटेन की आर्मी भी थी, हालांकि उनकी आर्मी की जो नंबर थी कम थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने अपने तरीके से अपॉइंट करते थे, इनके मेंबर ज़्यादा रहते थे। तो ये यहाँ दो टाइप की आर्मी थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो कमांडर इन चीफ की जो यहाँ जो बात हो रही है, ये कंसर्न है उस आर्मी की या उस मिलिट्री की जिसको अपॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है यहाँ, ठीक है। तो ये रहा। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, कि जब 1857 का जब रिवोल्ट इंडिया में हुआ था, जिसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, उसके 1-2 साल बाद ही वहाँ व्हाइट म्यूटिनी भी हुई। व्हाइट सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, क्योंकि जब देखें, आर्मी यहाँ दो टाइप की थी, एक ब्रिटिश आर्मी थी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया उनके रूल को, और क्राउन रूल हुआ, तो अब सवाल हुआ कि ये सब जो इतने जो आर्मी जो अपॉइंट किए हुए थे वो कहाँ जाएंगे। तो उनको अब है जो जो क्राउन की जो आर्मी है उसमें मर्ज किया गया कि इनके साथ ही अब जो होगा। अब है देखें, अगर सेम रैंक का पर्सन हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आर्मी ऑफिसर हो और वो ब्रिटिश आर्मी का भी ऑफिसर हो, रैंक सेम है, पर उसमें ज़्यादा जो पावर या जो सुप्रीम जो कहलाता था, वो ब्रिटिश आर्मी का जो ऑफिसर होता था, उसकी पावर प्रिविलेज ज़्यादा थी। हालांकि दोनों सेम रैंक होने के वजह भी, तो उनकी सीनियरिटी ज़्यादा कहलाती थी कंपेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर हुए, आर्मी ऑफिसर जो हुए, उनके कंपेयर में जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर हुए वो ज़्यादा सीनियर कहलाते थे। तो जब मर्जर होने की बात हुई तो उसमें बहुत अनबन कैसे होगा क्या होगा, तो इस हिसाब से इनकी जब एक हुआ कि जब सेम रैंक वाले जब वहाँ जाएंगे, तो पहले से ही माना जाता है कि आर्मी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश ऑफिसर जो है, आर्मी ऑफिसर, वो ज़्यादा सुप्रीम है, तो हमारी तो वैल्यू वहाँ जाने के बाद कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से उनकी भी रिवॉल्ट हुई थी उसके 2 साल बाद। ये बहुत कम जगह चर्चा में है, फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि रिवॉल्ट उनके पास भी होती थी, उनके पास भी लड़ाई झगड़े होते थे, उनकी जगह भी ऐसे खनमन खनमन चलती थी, फिर भी वो डेवलप थे। क्योंकि हम लोग उनमें नेशनलिज्म की भावना थी, वो भावना हमारे पास नहीं थी। उतना होने के वजह भी वो देश के लिए जीते थे, देश के लिए सोचते थे, तो हमारे पास वो चीज़ की कमी थी। और करप्शन उनके यहाँ भी था, पर उनके करप्शन का लेवल इतना था और हमारे करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा था। तो ये डिफरेंस है। हम उनके कुछ ही लोग करप्शन करते थे, हमारे तो सारे लोग ही करप्शन करते थे, सिर्फ कुछ कुछ वर्कर। तो ये है। अब देखा जाए, हाँ, कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल के जो मेंबर होंगे कहते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर को अपॉइंट क्राउन करेगा। क्राउन करेगा मतलब वहाँ के जो ब्रिटेन, एक तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। और उसमें जो भी मेंबर थे, प्राइवेट काउंसिल के मेंबर, कहा था ना कि जो एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होंगे, 3 प्राइवेट काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये सब जो लोग थे ना, वो इंडिया में रहने वाले लोग नहीं थे, वो लोग ब्रिटेन में ही रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर या प्राइवेट काउंसिल के जो मेंबर थे, तो इनकी जो सैलरी जो मिलती थी, उनकी सैलरी कहाँ से मिलती थी? इंडिया की जो रेवेन्यू है, इंडिया के जो कह सकते हैं कि कह सकते हैं कोष में, या कह सकते हैं खजाने में जो पैसा आता है, ठीक है, तो उससे जो कंसोलिडेटेड पैसे, मतलब कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो रेवेन्यू जो आता है, जो कर आता है, उससे उनको पेमेंट किया जाएगा। यहाँ के कंट्री
कमीशन से, ना कि उनका पेमेंट वहां से। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे हैं किसके लिए? कि इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका पेमेंट यहाँ से होगा। अब ये बार बार बात हमेशा उठती थी कि जब 1885 में कांग्रेस का जब बनाया गया, कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया, ठीक है, तो बार बार या उससे पहले भी डिमांड किया जाता था कि जो मैंने बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पहले मैंने चर्चा की थी कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलग है और 1857 के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएंगे वो अलग है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था? वो पर्सन रहता कहाँ था? इंग्लैंड में। वहां से यहाँ को कंट्रोल करता था कि गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी फाइल भेजेंगे तो पहले उनके पास जाएगी, उनका अप्रूवल मिलेगा तो ही सारे चीज़ को मंजूरी मिलेगी, तभी कोई चीज़ या कोई एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या कह सकते हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कहते थे बार बार कि भाई वो वहाँ का पर्सन है, मैं वहीं रहना है उसको, ठीक है। वहाँ भी किसी न किसी या तो कैबिनेट का मेंबर या कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही था। फिर यहाँ से सैलरी क्यों देना, फिर यहाँ के पैसे को क्यों उनको देना? सैलरी देना है तो चलो आप वहीं से दे। तो ये बार बार डिमांड उठाया जाता था। सेम चीज़ इनके लिए भी उठाया गया कि भाई ये सब क्या है, पैसा यहाँ से ड्रेन हो रहा है, सब मेंबर वहाँ हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ भी एडवांटेज ले रहे हैं। तो फाइनली कई बार गवर्नमेंट से मांग करती गई, लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते गए। जब 1919 एक्ट 1919 का जब एक्ट बना था, जिसको आप लोग जिसे बोला जाता है मॉन्टॉग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो उस समय से ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पैसे देने का, जो मतलब सैलरी देने का, या उनके जो भी स्टाफ को जो पैसे सैलरी देने का जो या रिवाज चल रहा था कि यहाँ के इंडियन रेवेन्यू से पैसे मिलेगा, वो 1919 में 1919 में वो स्टॉप कर दिया गया था। ठीक है। अब कहते हैं क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्राउन ने अप्रूवल दिया कि जाओ वहाँ तुम ट्रेड करो, तो उसके बदले क्राउन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपने जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ न कुछ सालाना या जो भी कहे, मंथली कहे या सालाना कहे, कुछ अमाउंट देता था। मैंने पहले ही बोला था कि मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा कि कितना डॉलर, 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर, और यहाँ पर ये मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये स्पेशली मेंशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कहा गया कि 5 लाख पाउंड तुम एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है। अगली बातें हैं। अब कहा गया कि जो सीनियर जो ऑफिसर रहेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर हैं, तो उनको कहा गया कि बिना परमिशन के आपका इंडिया छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हो, या इंडिया छोड़कर ब्रिटेन या किसी और कंट्री में नहीं जा सकते हो। और बिना परमिशन का आप जाते हो तो ये माना जाएगा कि आपने रिजाइन कर दिया है। ठीक है। तो अगर आपने इस रूल को डिसओबे किया तो मतलब इसका मतलब कि आपको नोटिस ये जारी कर दिया गया कि सो एंड सो पर्सन एज्यूम टू बी रिजाइन। ये माना जाएगा कि आप नहीं हो, अब चले गए बिना परमिशन के, तो रिजाइन कर दिया। अब है अब कहा गया कि जो पहले बार बार मैं बोल रहा था कि आपने उस एक्ट में 1773 में बोला, देखा था क्या कि बोला गया कि आप इंडिविजुअल क्या हो, कि आप है जो कंपनी के जो सर्वेंट हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ का कहा गया क्या कि इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो इंडिविजुअल मतलब जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, उसके अलावा कोई और भी पर्सन है, जो ब्रिटेन का जो पर्सन है, कहने का मतलब पार्टिकुलर इस कंसर्न में, वो चाहे तो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है। उनको इस चीज़ के लिए अगर लाइसेंस चाहिए तो उनको इंडिविजुअल लेवल पर लाइसेंस दिया जा सकता है। यहाँ इंडिविजुअल लेवल की बात है, कोई कंपनी की बात नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि अभी तक कंपनी का ट्रेड में मोनोपोली चल रहा है कि उसके अलावा दूसरी कंपनी नहीं आई है। कंपनी कहने का मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात है, पर इंडिविजुअल अगर कोई चाहे या कंपनी का एम्प्लॉय चाहे कि मैं भी इंडिया में ट्रेड करूं, ठीक है, तो वो ट्रेड कर सकता है। तो इससे क्या हो गया क्या कि इससे अगर उस समय क्या है कि ओपीएम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था, ओपीएम का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और चाइना में भी इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो अब है कि सब लोग ऐसा चीज़ का
बिजनेस करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो किस चीज़ को सबसे पहले लोगों ने अडॉप्ट किया कि ओपीएम का करते हैं। तो ओपीएम इस तरीके से चाइना में डिमांड थी ओपीएम का, तो यहाँ से ओपीएम का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा चाइना में बढ़ गया। तो ये एक तरह से एक रास्ता खोल दिया कि चाइना के लिए, और चलो भाई वहाँ ओपीएम का सप्लाई करो, ओपीएम का बिजनेस करो वहाँ के साथ, चाइना के साथ। अब जो मैंने पहले बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो अचीवमेंट जो थी उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उसने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लाया। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मैंने हर चीज़ अभी बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में अब दोबारा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ को आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं। अब कहते हैं कि कॉर्नवालिस के अंदर जो क्या है रिफॉर्म, क्या क्या कॉर्नवालिस के अंदर हुए थे। तो इस रिफॉर्म में सबसे पहले आता है जुडिशियल रिफॉर्म। तो जुडिशियल रिफॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि इसने प्रोविंशियल कोर्ट भी कॉर्नवालिस ने बनाए, कुछ सर्किट कोर्ट कहा जाता है उसकी भी स्टैब्लिश कॉर्नवालिस ने की थी। उसके अलावा कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस के आने से पहले क्या है कि जो मजिस्ट्रेट हुआ, सॉरी जो कलेक्टर होते थे ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उनका काम क्या था कि वो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उस मैटर को भी देखें। उसके अलावा मजिस्ट्रेरियल काम भी, मजिस्ट्रेट का जो काम होता है जैसे कि छोटे छोटे मुकदमों को भी देखना, ठीक है, छोटी क्रिमिनल केसेस या सिविल मैटर, छोटे केसेस हो गए जो बहुत बड़े पनिशमेंट जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो, यहाँ कोई रेंज नहीं है जो मैं बताऊं, तो उन मैटर को भी सुनवाई करते थे। कि एक टाइम में ये एक तरह से जज का रोल भी करते थे, और एक टाइम में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उन सारे फाइलों पर साइन करना भी, ये सब। तो ऐसे केसेस में इन्होंने कह दिया क्या कि नहीं, आपसे जो कलेक्टर होंगे सिर्फ जो है रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर होंगे सिर्फ उस चीज को उनको हैंडल करना है। और जुडिशियरी से जो मैटर जो होगा उसके लिए उन्होंने अलग से बोला कि सर्किट कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया, प्रोविंशियल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट किया, कि वो लोग जो जजेज होंगे, जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, वो उस चीज़ को देखेंगे, और जो टैक्स का जो मैटर है उस चीज़ को अब सिर्फ मजिस्ट्रेट, सॉरी कलेक्टर होंगे, इनको देखने का काम है। इन्होंने उनके काम को सेपरेट किया जुडिशियरी से, इनके मजिस्ट्रियल फंक्शन से इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उस फंक्शन से उनको मुक्त किया, कहने का मतलब कह सकते हैं। अब है कॉर्नवालिस का कहना था क्या कि जो हमारे यूरोपियन जो ब्रिटिशर हमारे लोग हैं, या जो भी हैं, फ्रेंच हो या डच हो या पुर्तगाली हो, जो भी हो, वो अगर इंडिया में रह रहे हैं, जो हमारे टेरिटरी में अगर रह रहे हैं, तो अगर यह हमने जो कानून बनाया है, तो अगर उनके खिलाफ जब कोई मुकदमा अगर चलता है, ठीक है, या हम जो रूल बनाते हैं तो उन लोगों को भी फॉलो करना है। अगर उसको ब्रीच करेंगे तो सारे लोगों को पनिशमेंट एक ही अनुसार से मिलेगा। तो ये कहा गया कि यूरोपियन जो सब्जेक्ट हैं ब्राउट अंडर द जुरिडिक्शन, वो भी हमारे जुरिडिक्शन में सारे लोग होंगे, ये कहने का मतलब इसका हुआ। अब कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि कानून जो होता है सर्वोच्च होता है, सोवरेन होता है, सबसे ऊंचा होता है, कानून से बढ़कर कुछ और नहीं है। मतलब कानून है तो उस कानून को सबको फॉलो करना है। तो इसके अंदर पहले क्या था कि यूरोपियन को स्टैंडर्ड माना जाता था, और कोई कानून यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया तो ये कहा गया तो सिर्फ इंडियन के लिए, जो ये सब जो है लोकल लोग हैं इनके लिए इम्प्लीमेंट होगा। जब हमारे लिए कोई, हम पर कोई मुकदमा होगा तो वो हमारे वहाँ के कानून के अनुसार होगा, जो इंग्लैंड के कानून की, या वहाँ पर हमारा मुकदमा चलाया जाएगा, जो भी करना है वहाँ डिसीजन होगी। इन लोगों के सामने या इन लोगों के बीच में नहीं, हम स्पेशल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हो कानून सुप्रीम है, और सारे लोग एक ही कानून के अंडर हो, जो भी होगा उस कानून को सबको आपको फॉलो करना है। ब्रीच करोगे तो जैसे यहाँ के नेटिव को पनिशमेंट मिलेगा, आपको भी पनिशमेंट वैसे मिलेगा। तो इस कॉर्नवालिस ने ऐसे प्रोविजन लाए। और भी कॉर्नवालिस की जो अचीवमेंट है उसमें है, कहते हैं कि सिविल सर्विस को जो मैंने पहले बताया ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। उसमें एक कहते हैं कोवेनेंटेड सिविल सर्विस एंड नॉन कोवेनेंटेड। देखिए कोवेनेंटेड का कहने का मतलब हुआ कि जो ऊंच पोस्ट, जैसे कि डिफेंस में होता है क्या कि
अ, उसमें एक ऑफिसर रैंक की होती है, ठीक है, और जिसे आप गैस्टेड कह सकते हैं, ठीक है, जिसे कमीशन कहा जाता है, एक नॉन कमीशन पोस्ट। तो कमीशन पोस्ट कहते हैं हायर पोस्ट को, ऑफिशियल पोस्ट के नॉन कमीशन पोस्ट कहते हैं कंपेयर टू लोअर पोस्ट। वो आप कह सकते हैं कि बी ग्रुप सी ग्रुप का जो पोस्ट हुआ वो कहलाता है नॉन कमीशन पोस्ट। ऐसे ही जो हायर पोस्ट जो हुए कोविनेंटेड सिविल सर्विस कहलाए, और जो थोड़ा कंपेयर टू लोअर हुए नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्विस कहलाए। कोविनेंटेड जो सिविल सर्विस जो पोस्ट हुआ, इसका जो अपॉइंटमेंट या कैसे करना है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। लेकिन जो नॉन कोविनेंटेड है, जो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस अपने अनुसार से, जहाँ जहाँ जैसे कि डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर है, वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट किया करती थी। पर कहने का मतलब कह रहा है कि जो ऑल इंडिया की या बड़ी पोस्ट हुआ जिसको कोविनेंटेड सिविल सर्विस कहा गया, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उसको अपॉइंट करती थी। अब ये कहा गया कि स्टार्टिंग से ही जो भी कोविनेंटेड सिविल सर्विस कह सकते हैं या मिलिट्री की जो भी बड़ी पोस्ट कहा गया, उन पोस्टों से इंडियन को जानबूझकर अलग रखा गया, उन पोस्टों को दिया नहीं गया। क्यों? पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो भी था वाज अंडर द, कहते हैं इंडिया गुलाम था, ब्रिटिशर का हम लोग गुलाम थे। तो फिर आज़ाद तो थे नहीं, और वो रूल करने हमारे पास हैं, तो वो तो चाहेंगे कि भाई रूल मैं अपनी मर्जी से करूं, ठीक है। तो उसमें अगर इंडियन को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी कम होगी। तो इंडियन को क्यों रखें? उनको तो सिर्फ यहाँ से एक्सप्लॉइट करने का शुरू में जो टेंडेंसी था। हालांकि एक्सटर्नली वे में वो क्या बोलते थे कि वी हैव कम हियर टू सिविलाइज यू, मतलब कहने का मतलब कि हम लोग आप लोगों को सिविलाइज सभ्य करने आए हैं। आप लोग असभ्य पर्सन हो, आपको रहने का तौर तरीका नहीं मालूम है, आपको ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब के बारे में मालूम नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ सभ्य बनाने आए हैं, सिविलाइज करने आए हैं। हालांकि पर्पस तो उनको एक्सप्लॉइट करना था। एक्सप्लॉइट करने मतलब यहाँ कह सकते इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने का पर्पस था, अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट और अपने बेनिफिट, अपने प्रॉफिट से मतलब था उनको। तो ये था। तो और कॉर्नवालिस का ये मानना था, कॉर्नवालिस तो खुद ऑनेस्ट पर्सन था, लेकिन वो उसने इंडिया के नज़दीक से देखा इंडिया को, तो उसने महसूस किया कि जो इंडियन लोग हैं ट्रस्टवर्दी नहीं है। जब वो आपस में अपने लोगों का नहीं है, अपने लोगों में आपस में विश्वासघात करते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का लॉस चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, कभी ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में सोचते नहीं हैं, जहां मौका मिले वहां पैसा मार लो, करप्ट हैं इतने, तो हमारे क्या होंगे। तो उनका ये मानना था कि एवरी नेटिव ऑफ इंडिया इज करप्ट। ऐसा उसने मतलब एवरी नेटिव कह सकते हैं, एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इंडिया कह सकते हैं इज करप्ट, उसका ऐसा कॉर्नवालिस का मानना था। वो सही था या नहीं था ये इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी हो, क्या देखा उसने, क्या देखकर बोला, लेकिन ये तो सही बात है कहीं ना कहीं। इवरी तो नहीं पर मोस्ट ऑफ देम कहा जा सकता था, या अभी भी देखें बहुत सारे लोगों का क्या कहानी है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करप्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिसर, हु आर ऑफिसर, मी एंड यू। मैं तो चलो रह चुका हूँ, अब आप बनने की तैयारी कर रहे हो, तो देखो आप चाहे सिस्टम में जब जाओगे तो देखोगे कि बहुत कम लोग हैं जो करप्ट नहीं है। अब क्या ज्ञान दिया जाए, कितना समझाया जाए बच्चों, आप जाओगे तो अब इस चीज़ को महसूस करना, कोशिश करना उनको सुधारने की। कम चांस है कि वो सुधरें, न सुधरते हैं तो तुम सिस्टम के साथ मिल मत जाना, तुम भी ऐसा बन मत जाना। चलो अगर दूसरे को सुधार नहीं सके तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं वैसा बनेंगे, ये सोच कर जाना कि मुझे ऑनेस्टी से करना है, मुझे करप्ट नहीं करना है, मैं आंसरेबल हूँ भगवान का, उस चीज़ पर कुछ पर्पस के लिए धरती पर भगवान ने पैदा किया है, तो मुझे ऑनेस्टी से काम करना है, बस ऑनेस्टी से करना है। और उसके बाद बारे में और आगे कुछ मत सोचना, बस आप सही रहोगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसी डिफ़िकल्टी आएगी सर्विस में कि देखो कि कितना भी आप ऑनेस्ट हो पर सामने वाला आपके सीनियर है या आपके कलीग हो वो ऑनेस्ट नहीं है,
ठीक है, कहीं ना कहीं वो वहां से पैसे खा रहे हैं, वहां से कमीशन खा रहे हैं, और आपको भी कंपेल किया जा रहा है कि यार 2% मैंने लिया, तुम भी दो, तुमको भी 2% लेना, चाहे 1% लेना, सबका हिस्सा बनता है, नॉर्मल सी बात है, दिस इज नेचुरल। 10% तो बनता है, 2% उनका, 2% उनका, ऐसे कहा जाएगा? मैं क्लियरली बता रहा हूँ, उनको तुम रोक सको तो रोक लो, अगर ना रोके तो तुम कहना ठीक है, आप जो करो करना है करो, लेकिन मैं नहीं लूँ। उसके बदले क्या करो, मैं बताता हूँ। देखें, आप ध्यान दें, अगर कोई सर्विस में आप देखते हैं कोई किसी को कमीशन दे रहा है ना, ठीक है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी टेंडर के लिए दे रहा है, तो उसने खिलाया कहीं पैसे, जो भी कितना अमाउंट, कोई भी टेंडर लिया, 10% ऑफिस में खिलाया, 10% वहाँ खिलाया, 10% वहाँ खिलाया, अल्टीमेट परिणाम इसका क्या होगा? जितना प्रोडक्ट, जितना एफिशिएंसी से या प्रोडक्टिविटी से उसे काम करना चाहिए था, सपोज उसे 1 लाख रुपये किसी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए मिला, उसे 40,000 रुपये यहाँ खिलाए वहाँ खिलाए, बचा कितना? 60,000। 60,000 में वो काम जो करेगा ना, उसमें खुद अपना भी प्रॉफिट चाहेगा, तो कितना का काम कर देगा वो? 60,000 में क्या करेगा वो? फिर वो 40,000 का काम करेगा, 20,000 तो खुद भी रखने का सोचेगा कि मैं भी इतना दिन दौड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो कम से कम 20 मेरा ही बचे, 40 का काम करेगा। सोचे, ये तो 40 में मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट बता दिया, 1 लाख का कंपेयर में 40,000 भी होता, वो भी उससे भी बहुत कम है। तुम्हारा काम है, तुम कहोगे जो मुझे, और जो भी सबको आप देते हो 2-2 लाख, वो मुझे नहीं चाहिए, जितना तुम मुझे दोगे ना, देते हो जिसको, उतना का बदले तुम्हें वो काम कर देना है। ठीक है, वो पैसे मुझे ना देकर तुम उससे काम करवाओ, कि मुझे नहीं दे रहा तो चलो तुम काम करो ना उस पैसे का, मैंने नहीं लिया है। अब जो जो पैसे लेते हैं तो उसके बाद परिणाम क्या होता है? पैसे तो ले लिए, जो ऑफिसर लिए, तो कितना उसने क्वालिटी काम दिया है वो चीज़ को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे खाया है। तो पैसे खाया तो भाई मुंह कहाँ खुलेगी? कोई भी है तो वहाँ टेस्टिंग कर लिए, हाँ हाँ सब इट्स ओके इट्स ओके। अगर उसने नहीं दिया तो तरह तरह की खामियां निकालेंगे कि नहीं इसमें ये नहीं दिया, इसमें ऐसे क्वालिटी नहीं, वैसे क्वालिटी नहीं है। आप कहो कि तुम मुझे मत दो, लेकिन आपको वो चीज, उस पैसे को यूटिलाइज करके उतना का आपको काम करना है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को क्या दिक्कत है? चलिए सर ठीक है, उससे परिणाम होगा, भले आपकी पॉकेट ना भरे, उससे वो सारे लोगों के बीच में वो पैसा गया, तो सारे लोगों का ग्रोथ होगा, सारे का डेवलपमेंट होगा। आप कहेंगे मुझे क्या फायदा? सब जब डेवलप करेगा तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, ये बात जान लें। और अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो जितना ज़्यादा खुशी से रहोगे आप, जितना ज़्यादा पैसा खाओगे उतना डर डर के रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो सबको पता है इसने इतना लिया इतना लिया। आगे कोई मैटर में फंसोगे तो बाद में अगर आप ऑनेस्ट रहने की भी कोशिश करोगे तो आपके पुराने मैटर को खोल दिया जाएगा कि हाँ उस समय आपने खाया था, तो उस समय चलो केस खुलेगा, फिर आप फंसोगे। अगर ऑनेस्ट हो तो हमेशा ऑनेस्ट रहो, और कोशिश करना कि किसी को परेशान करके करना नहीं है, हमें रहना है, और उस लायक सामने वालों को भी बनाने की कोशिश करें, और काम सही तरीके से लें ताकि सब लोगों को बेनिफिट हो। और कर सकते हो तो ठीक है, और ये करना कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। अगर आप इच्छा है तो आप कर सकते हैं, इच्छा नहीं है तो जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे करो। फाइनली परिणाम क्या होगा? जितना आप लूटोगे अल्टीमेटली, जैसे हो रहा है कि बिहार को बहुत ऑफिसर ने काफ़ी लूटा। मैं बिहार का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, आई बिलोंग टू पटना, तो मैं उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। उसको मैंने देखा है, हालांकि मैं वहाँ बहुत, जहाँ रहा कम समय रहा, मतलब आता हूँ जाता हूँ जो अलग बात है, उसके बारे में हर चीज़ पता है, पर सिस्टम कितना ख़राब है आपको पता है। धीरे धीरे मैं चर्चा करूँगा, कहीं ना कहीं हम आप ही जिम्मेवार है इसके लिए, मतलब हम आप, मतलब वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल, ऑफ कोर्स हायर एजुकेटेड पीपल हम लोग हैं, ये खुद जिम्मेवार है उसके लिए। इतना पैसा खाया है, हर काम में करप्शन, अभी भी रोड बनती है तो देखते हैं कि रोड बनने से कुछ साल होते हैं रोड टूटना शुरू, कुछ ब्रिज टूट जा रहे हैं, न्यूज में अक्सर आती है। क्यों? कितने लोगों ने पैसा खाया, कॉन्ट्रेक्चुअल क्या काम करे? और ऑनेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा तो भी नहीं काम करेगा, करप्ट करप्ट कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो वो तो गया ही गया। तो किसी चीज़ का डेवलपमेंट हर कोई की सोच से होती है, किसी एक को सोचने से नहीं हो सकता है। तो बच्चों मेरा काम है आप सब रहें, सब इम्प्रूव करें अपने आप को, कहीं से भी हो। आप ग्रुप ए एम्प्लॉय बनो, ग्रुप बी बनो, ग्रुप सी बनो, ग्रुप डी बनो, कुछ भी बनो, या कोई एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, आप अगर बिजनेस भी करते हो या कुछ भी हो, जहाँ भी हो ऑनेस्ट रहो। किसी को लॉस करने की या किसी को लूटने की टेंडेंसी मन में मत रखो, ठीक है? ये हमारा बोलने का है।
नहीं तो मैं कितना भी पढ़ा दूं, अल्टीमेटली सिविल सर्विस में जाते हो फिर वैसे ही रहते हो, तो वैसे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो तो अगला मैं बताता हूँ। अब देखें, क्वेश्चन ये सब चीज पर आ चुका है बार बार कि कॉर्नवालिस ने क्या है कि एक रेगुलर पुलिस फोर्स को यहाँ इस्टेब्लिश करवाया इंडिया में। उस कॉर्नवालिस से पहले क्या हुआ करता था कि जो पुलिस का काम जो था, जैसे मैंने बताया था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो 1765 का जो मैंने बताया था दीवानी राइट और निजामत राइट, निजामत राइट में कहा गया था कि पुलिस वुलिस का जो मेंटेन करने का काम किसका था, बताया था, ध्यान दो याद करो, मेंटेन करने का काम किसका था, सूबेदार का। ठीक है। अब क्या है ना कि जो उस समय क्या होती थी कि जो पुलिस वुलिस का जो मेंटेन करने का काम होता था, सिक्योरिटी का काम क्या होता था, क्या वो सब कुछ जमींदार लोग देखा करते थे। जो जमींदार हैं अपने अपने पहलवान अपने हिसाब से आदमी को रखें कि हाँ भाई चौकीदारी का काम ये सब जमींदार लोग उनके अंडर आता था। वो लोग अगर जैसे कि कहते हैं क्या कि सपोज किसी को नवाब को कह सकते हैं या किसी राजा को अगर सेना की जरूरत होती थी, कितना सेना चाहिए, तो जमींदारों को बोलते थे कि भाई आप कितना सेना भेजोगे, ठीक है सर मेरे पास 500 आदमी है, 500 आदमी हम भेज देंगे। तो ये सब पुलिस वुलिस का जो काम संभालने का काम होता था, ये सब जो ड्यूटी करने का, गार्डिंग का जो भी कह सकते हैं, ये जमींदार के अंदर आता था। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि ये सब क्या करेंगे भाई, ना कोई ट्रेनिंग दिया हुआ है, ऐसे ही यहाँ के जमींदार वहाँ से 500 लोगों को भेज दिया, वहाँ के जमींदार 500 लोगों को भेज दिया, ठीक है, या वहाँ के जमींदार ने 10 लोगों को रात में सीटी मारने के लिए बोल दिया, यहाँ गार्डिंग कर रहे हैं। ऐसे कोई सिस्टम चलता है क्या? प्रॉपर पुलिस को ऑर्गेनाइज करवाया, थाना इस्टेब्लिश करवाया, एसपी लेवल ये सब पोस्ट जो क्रिएट है, जैसे आप देख रहे हैं ना आज, जो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, डीजीपी होते हैं, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट क्रिएट कर डिफरेंट लेवल पर पुलिस को ऑर्गेनाइज करवाया मॉडर्न लाइन पर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, सिविल सर्विस में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो स्पेशली मैंने इस चीज़ को चर्चा किया और कई एग्जाम में ऐसे चीज़ को चर्चा किया जाता है। अब देखें, अब ये क्वेश्चन देख लें आप। एक क्वेश्चन है सिविल सर्विस का 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन जो जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसके आंसर देने लायक हो चुके हैं, आपका आंसर देना है। तो यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। बाय रेगुलेशन इन 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर। मतलब कहते हैं कि 1793 के रेगुलेशन के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनकी जुडिशियल पावर से वंचित कर दिया गया, एंड उनको सिर्फ कहा गया कि अब कलेक्ट करने का, मतलब कलेक्टर का सिर्फ काम दे दिया, टैक्स कलेक्ट करने का काम दे दिया गया। तो इसके रीजन क्या थे? तो इसका रीजन देखिए, आप आंसर पढ़ेंगे तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसका रीजन क्या था। हालांकि जो मैंने बताया उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक चीज और, सिविल सर्विसेज में बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप इतने सारे चीज को पढ़ोगे तो उससे आपको एक कंसेप्ट डेवलप होगा, आपकी सोच डेवलप होगी, उससे आप आंसर करने लायक होगे। मैं पार्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे एग्जाम में आप अभी भी अगर जैसे जो अगर कोई आईआईटी का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं या नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। पर हाँ, जो लड़का अगर उसने कंसेप्ट पढ़ा हो या थ्योरी पढ़ा हो तो ही और सी विल बी एबल टू आंसर दैट वन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल वो पढ़ा है तो आंसर कर पाओगे, पर बहुत सारे चीज़ फैक्चुअल होते हैं फिर भी आप पढ़े नहीं हो लेकिन अपना दिमाग लगा के कर सकते हो, नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता है, इतना तो जा नहीं सकता है, आंसर माइट बी दिस वन। तो प्रीलिम में बहुत सारे आंसर ऐसे दिए जाते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाकर, ये होता है कि कभी दिमाग लगाने के चक्कर में कभी कभी अच्छी क्वेश्चन भी गलत हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन डायरेक्ट आंसर हर चीज़ का आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या रीजन है, देखें, बुक से बहुत सारे चीज़ों को ऑलरेडी सिविल सर्विस ने कई बार पूछ लिया डिफरेंट एग्जामिनेशन ने। अब पूछने के लिए क्या बचा है? पूछने के लिए ज़्यादा कुछ तो बुक वाली कंटेंट बची नहीं है, तो अब तो उससे बियॉन्ड हो जाएंगे ना, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा कर ही क्वेश्चन पूछेंगे, नेचुरल सी बात है। जैसे अगर जो किसी ने मेडिकल वेडिकल की कभी तैयारी की होगी या जो कोई डॉक्टर होंगे, मैं बता देता हूँ, जब एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की खासकर
जब नई बुक आई या केमिस्ट्री की या फिजिक्स की जब नई बुक आई थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन हुआ करता था ना, तो स्टार्टिंग में सेम रिएक्शन को एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर दिया जाता था, सेम रिएक्शन, और ऑप्शन दिया जाता था कौन इनमें से होंगे। फॉलोइंग जो आंसर दे दिया गया वो ABCD और कौन से होंगे, एकदम डायरेक्ट। बायोलॉजी में भी सेम चीज हुआ, एकदम बिल्कुल यहाँ तक डायग्राम के सहित उस चीज को उतार दिया जाता था क्वेश्चन में। PT क्वेश्चन में भी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ। बाद में हुआ बिल्कुल सारे चीज को पूछ लिया, सेचुरेट हो गया, अब क्या करें, तो अब NCERT से क्वेश्चन रहता ही नहीं है। हाँ, उस टॉपिक का नाम सिर्फ रहेगा, लेकिन वो आप क्वेश्चन पूछेंगे जो NCERT में उसका रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी चीज पूछ चुके हैं। तो ऐसे जैसे आप देखेंगे अभी भी पॉलिटी में क्या होती है, बहुत सारी चीजें बुक से रहती है, कुछ को छोड़कर। मॉडर्न हिस्ट्री में रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे पहले बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बुक में मिल जाते थे, अब धीरे धीरे क्या होगा कि बुक में उतना मोटा बुक पढ़कर जाओगे फिर भी लगेगा यार इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें 4 ही क्वेश्चन तो डायरेक्ट बुक से थे, 6 क्वेश्चन का तो नाम भी नहीं सुना था। तो दिन पर दिन डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ना सब लोग सेम चीज़ पढ़ते हैं, सेम बुक पढ़ते हैं, फिर भी आंसर करते हैं और करना होता है। वो आपकी सोच जितना ज़्यादा डेवलप करेगी, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा दिमाग लगाकर आंसर किया जाता है। सारे एग्जाम की ये बात है, सिर्फ सिविल सर्विस की बात नहीं है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ से कॉलेज से भी आए होंगे, तो मेडिकल कॉलेज से हो या IT कॉलेज से हो, बुक से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन बाद में आप महसूस करेंगे कि इन पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ कॉलेज एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो कोई गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से नहीं होता, कुछ छोड़कर। तो नेचुरल सी बात है, इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बीच बीच में मैं हर चीज़ दिखाते रहूँगा। तो पहले इस क्वेश्चन पर देख लेते हैं, इतना देर में आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब है लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वुड इनॉर्मसली इंक्रीज विदाउट द बर्डन ऑफ एडिशनल वर्क। तो एक क्वेश्चन ये कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ऐसा लगा क्या कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एफिशिएंसी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने की, उससे मैं एक बात और मैं थोड़ा सा अभी मैं बता दूं, पहले मैं लास्ट को एक एक करके डिस्कस करने में, हाँ देखिए, तो इस क्वेश्चन में पहले डी ऑप्शन का देख लिया जाए। पहले डी से मैं शुरू करता हूँ। जुडिशियल वर्क डिमांडेड डीप नॉलेज ऑफ इंडिया एंड गुड ट्रेनिंग इन लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी ओनली ए रेवेन्यू कलेक्टर। अब देखें, अगर ऐसा रहता तो ट्रेनिंग करके तो उनको ट्रेन किया जा सकता है ना, तो यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनको बनाते थे, जैसे आप अभी जब सिविल सर्विस क्वालिफाई करोगे तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे कि IAS का सेंटर अलग है, IPS का सेंटर अलग है, पता है हैदराबाद में है, फिर उत्तराखंड में है, ठीक है। तो वहाँ जाकर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में 2 साल 3 साल जो भी हो, तो वो सब चीज़ें बार बार पढ़ाई जाती है, तो पढ़ाकर तो ट्रेनिंग किया जा सकता था, करते भी होंगे, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं कि जुडिशियल वर्क डिमांडेड डीप नॉलेज ऑफ इंडिया एंड गुड ट्रेनिंग इन लॉ। लॉ तो उनको ही बताया गया है, आई गुड नॉलेज ऑफ इंडिया, वो तो किताब पढ़ के भी नॉलेज इंडिया का ले सकते हैं घूम घूम कर, जैसे आज अभी भी होता है कि भारत भ्रमण करवाया जाता है, जानते होंगे इस बात को। जब जो क्वालिफाई करोगे तो पूरे इंडिया का टूर करवाया जाएगा, तो टूर करवाया गया होगा, तो फिर भी ऐसी क्यों बातें हैं कि उनको नॉलेज नहीं होगा। ये ऑप्शन ये रहा। अब इस ऑप्शन पर चलते हैं, मैं बी पर जा रहा हूँ, सी पर नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ड दैट जुडिशियल पावर शुड बी कंपल्सरली इन द हैंड ऑफ यूरोपियन व्हाइल इंडियन कैन बी गिवन द जॉब ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट। अब जो यहाँ बात कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो अपॉइंट किया जा रहा था, तो ये स्पेशली नहीं कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडियन होंगे या यूरोपियन होंगे, ये तो नहीं, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि द जुडिशियल पावर शुड बी कंपल्सरली बी इन हैंड ऑफ यूरोपियन। तो जो कलेक्टर बन रहे थे तो हायर पोस्ट पर जो कॉन्वेंटेड सिविल पोस्ट था उस पर तो मैंने अभी चर्चा किया ना कि इंडियन को तो जाया नहीं, भेजा नहीं जा रहा था, अपॉइंट किया नहीं जा रहा था, तो यूरोपियन नहीं थे, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब ये ऑप्शन देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल दैट, महसूस किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वुड बी इनॉर्मसली इंक्रीज विदाउट द बर्डन ऑफ एडिशनल वर्क। उसने सोचा कि जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है ना, अगर सिर्फ उनको रेवेन्यू कलेक्शन ही दे दिया जाए तो उनका एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्यों हम दूसरा ज़्यादा काम और जज मजिस्ट्रेट का काम दे। तो एक ये है, ये ऑप्शन एक ये हुआ,
अब सी ऑप्शन पर ध्यान दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस अलार्म थे, वो जान रहा था क्या, एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल दैट सच एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। तो अभी दोनों ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दें कि कौन हो सकता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की सोच को देखें, जो मैंने बताया था कि कैसे सोच थी उसकी कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, जो मैंने बताया था, जुडिक्शन के अंदर होंगे, पुलिस एक सब सिस्टम से चले, सिविल सर्विस को भी सिस्टम से लाने का क्या, टैक्स ज़्यादा वसूल हो, लोगों पर ज़्यादा बर्डन ना हो, उसके लिए परमानेंट। तो वो क्या ये सोचेंगे कि क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और अगर उनको अलग काम देंगे, या ये सोचेंगे कि एक आदमी को अगर पावर ज़्यादा दे दिया जाए, एब्सोल्यूट पावर, तो ये सही नहीं होगा कि एक आदमी को पूरा ज़्यादा पावर दे दिया जाए। तो खुद सोचा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उन्होंने ये देखा भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पावर ज़्यादा दे दिया गया तो काम तो उसकी बढ़ गई है, पर उसका एटीट्यूड, उस पर कहीं ना कहीं एरोगेंस ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो वो अपने ढंग से मनवाना ज़्यादा कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखेंगे कि जो नए नए, जैसे नए नए क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं, जैसे आईएएस हो या आईपीएस हो या कोई और है, या कोई कॉलेज के डीन हो या कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, जब वो बन जाते हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, किसी और को समझते नहीं है। या कहीं के एचओडी हो, कहीं के डीन हो, सॉरी कहीं के डायरेक्टर हो, तो जब बनते हैं तो उसके बाद वो किसी को समझते नहीं है, बस हर चीज़ को बेनिफिट लेने का कोशिश करना, किसी से बदतमीज से बात नहीं, किसी को सुनना नहीं, इतना एरोगेंसी आ जाती है उनमें, पावर आते ही अजीब सा उड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी कॉर्नवालिस को महसूस हुआ, यार ये अपने आप को तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, अपने ज़्यादा का स्मार्ट समझ रहा है, तो चलो इस चीज़ को सेपरेट करो। तो उनकी सोच, इन बातों से क्या लगा कि उनकी सोच ये थी, ना कि ए। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। तो ये बुक में नहीं था, वो कहीं स्लाइड में नहीं है, लेकिन आपको खुद दिमाग लगाना है कि उन क्या हो सकता है आंसर। आप अपना दिमाग लगा के बस सोच सकते हो कोई पर्सन जो इसने इतनी डेवलपमेंट की, उसकी थिंकिंग क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस 2010 प्रीलिम्स में आया हुआ है। हु, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस इन इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। तो कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस को किसने क्रिएट किया था, अभी जो चर्चा किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसका आंसर। तो आप, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी बताया भी, कर दिया आंसर। ठीक है, ये तो सब लोग आंसर कर पाएंगे। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजली रहेंगे, जो बुक, मैंने बोला कि बुक से डायरेक्ट रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको आपका अपना ब्रेन लगाना है, दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इतना इजी क्वेश्चन देखकर ये ना भी समझ लें कि 2010 में बहुत क्वेश्चन इजी आए होंगे, नहीं। समय के अनुसार कंपटीशन ऐसा ही रहता है, दिन पर दिन कंपटीशन, ये और बात है बढ़ते जा रही है। तो ये क्वेश्चन इजी था, कुछ और क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन टफ थे। ठीक है, टफ क्वेश्चन किसको बोलते हैं और इजी क्वेश्चन किसको बोलते हैं, अगर आप उसका आंसर जानते हो डेट्स इजी क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आती है तो वो क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन अगर बुक से डायरेक्ट आ जाए, जो पढ़ा हुआ है आप से आ जाए, आप पढ़ चुके हो, तो वो क्वेश्चन ईजी है। अब भले ही बुक से आए, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो क्वेश्चन आपके लिए टफ है। या सब लोगों ने बुक पूरा पढ़ा है पर बुक से क्वेश्चन नहीं है, तो उसको आप सोचोगे कि टफ क्वेश्चन है, नहीं आता है तो टफ है, जानते हो तो टफ नहीं है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है थोड़ा। तो एक और देख लें। एक 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि पहला पॉइंट पर ध्यान दें, इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा, सारे पॉइंट को आप आंसर अभी नहीं जानते, मैं सब थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा, आगे मैं चर्चा करूंगा। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश से रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन ब्रिटिश पैटर्न। क्या रेगुलर पुलिस फोर्स को वारेन हेस्टिंग्स ने एस्टैब्लिश किया था? वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये बात तो सही है, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। बच्चा देखेगा कि हाँ वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जैसे ही ये देखा कि हाँ भाई ये तो ऑप्शन सही है। आगे भी थोड़ा ध्यान देना है कि रेगुलर पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश किया या नहीं किया। जो अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा है कि रेगुलर पुलिस फोर्स किसने इस्टेब्लिश किया, तो वो तो ये सोचेगा कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कम से कम फर्स्ट गवर्नर जनरल तो था ना भाई, तो ये आंसर सही है, ये आंसर है, खुद बताओ, बोलो। दूसरा, सेकंड जो है, सुप्रीम कोर्ट
वाज इस्टेब्लिश एट कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बात सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का मैंने एक पिक्चर भी दिखाया था, इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, और उसका जुडिक्शन क्या था, बार बार काउंसिल से, गवर्नर जनरल के काउंसिल से क्या क्या पंगे हो रहे थे। और थर्ड वन है इंडियन पेनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन ईयर 1860। ऐसे भी आप पढ़ा होगा आपने, या पढ़े होंगे, या अभी भी रिसेंट में चला था। इंडियन पेनल कोड 1860 उसी नाम से आता है। सीआरपीसी 1700 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के नाम से आता है। ठीक है, आगे मैं चर्चा करूंगा। अभी सारे कानून में जो अभी मॉडिफिकेशन रिसेंटली हुई है, जस्ट अभी 1 ईयर 2 ईयर बैक अभी, तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो कैसे इंडियन पेनल कोड का हिंदी में उसका नाम दिया गया, ठीक है, कौन सा संहिता इसको बोला गया, मैं चर्चा करूंगा अभी। तो सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर बाकी 2 पॉइंट तो आप अभी आंसर करने लायक हो। तीसरा एटलीस्ट कभी तो सुना ही होगा कि आईपीसी 1860 नाम सुना होगा, तो इसका मान सकते हो कि हाँ ये सही है। दूसरा ये सही है, ए 1 ऑप्शन नहीं है। आंसर विल बी 2 एंड 3, जैसे बी। हाँ जी, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है,
कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ आज फी मांग रहा हूँ, आज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये यहाँ